हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 के क्लास 11 12 जेई नीट में। और ये जो अड्डा है बच्चों, अड्डा क्या है? अड्डा है कामयाबी का। और मैं पूजा रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 के क्लास 11 12 जेई नीट चैनल पे। आप सभी को बच्चों मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है मस्तियाँ बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? आज का हमारा सेशन थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की हमारी जो क्लास है बच्चों वो है स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पे भी चर्चा करेंगे और हम आज क्या क्या सीखेंगे ये भी देखेंगे। पर देखने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी तक किसी भी बच्चे ने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो बच्चों फटाफट से शुरू कर दो। अरे भाई वेट किस चीज का है? अगर एग्जाम में मार्क्स लाने हैं और बच्चों आपको इंप्रूव करने हैं अपने मार्क्स और सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। और उसके लिए बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपको पढ़ाई भी शुरू करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो बच्चों फटाफट से शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, अब हम हमारा जो सेशन है वो आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं बच्चों कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जरा देखें तो सही बच्चा पार्टी। देखने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बच्चा पार्टी, मेरा नाम पूजा रावत है। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। बच्चा पार्टी मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे आप जैसे प्यारे से प्यारे बच्चों को पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने आप जैसे प्यारे से प्यारे 2000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चा पार्टी ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा चर्चा का विषय है बच्चों क्या? आरबीआई। क्या है? आरबीआई। बहुत सारे बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था कि मैम आरबीआई पे कोई सेशन नहीं हो रहा। तो बच्चों आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए भारत का सबसे बड़ा बैंक और भारत का केंद्रीय बैंक जो कि हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में आज हम समझेंगे बच्चों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि आरबीआई क्या है। आरबीआई का लोगो बच्चों ये है, याद रख लेना। अगर ये लोगो कहीं दिखे तो समझ लेना आरबीआई। वैसे इस पे ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आपके पास कोई नोट है, अरे भाई कोई भी नोट हो, चाहे वो 5 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 50 रुपए का हो या फिर 2000 रुपए का, किसका नाम ऊपर लिखा होता है? अरे भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। हाँ, सब देखेंगे। अरे भाई सब देखेंगे कि कैसे नोट इशू होते हैं, कौन नोट इशू करता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आरबीआई के बारे में समझते हैं। आरबीआई बच्चों, आरबीआई क्या है? आरबीआई हमारे देश का यानी भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी सभी बैंकों का क्या है बच्चों? ये एक तरह से क्या है? सभी बैंकों का बैंक है, यानी सभी बैंकों का बाप है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं बच्चों आरबीआई के बारे में। आरबीआई का बच्चों अपना एक इतिहास है। ठीक है बच्चों, आरबीआई या फिर हम कहें बैंकिंग का अपना एक इतिहास है जिसमें आरबीआई भी एक महत्वपूर्ण पार्ट रखता है। ठीक है बच्चों, तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो 1934 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हुई थी। अगर हम एक्ट की बात करें, हाँ आरबीआई एक एक्ट के अंतर्गत बना है। जो एक्ट है बच्चों कौन सा? 1934। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 से इसकी स्थापना हुई थी और इसने कार्य करना चालू कर दिया था। अब बच्चों ये जो एक्ट में बना था यानी आरबीआई जिस एक्ट में बना था उसकी सिफारिशें किसने की? तो बच्चों हम कहेंगे हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पे आरबीआई बनाया गया। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार पारित किया गया। पहला प्रश्न कंपटीशन में बच्चों ये बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना में कौन सी कमेटी बैठी थी या किसकी सिफारिशों से, कौन सी कमीशन की सिफारिशों से आरबीआई का गठन हुआ है? तो बच्चों वहां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिल्टन यंग कमीशन। और अधिनियम कौन सा हो गया? हमारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। स्थापना हुई थी बच्चों 1935 में और कार्य करना भी शुरू हो गया था। ये कब? 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वर्ष 1935 से देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, याद रखना एक्ट है 1934 और कार्य करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 से। ठीक है, यहां लिख देती हूं 1 अप्रैल 1935।
आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इसकी अंश पूंजी के बारे में या फिर पूंजियों के बारे में कि जब स्थापना हुई थी आरबीआई की उस समय इसकी पूंजी कितनी थी। तो बच्चों अगर हम बात करें तो प्रारंभ में आरबीआई 5 करोड़ की पूंजी के साथ एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है बच्चों, जब पहली बार आरबीआई की स्थापना हुई थी वो क्या था, प्राइवेट बैंक था, गवर्नमेंट बैंक नहीं था, क्या था, प्राइवेट बैंक था। ठीक है, क्या था, निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में हुई थी और उसकी अंश पूंजी कितनी थी बच्चों, अंश पूंजी थी 5 करोड़। अब ये जो 5 करोड़ की जो पूंजी है बच्चों वो कैसे डिवाइड हो रखी थी, तो बच्चों प्रत्येक 100 के शेयर में विभाजित किया गया था। यानी क्या था, 100 रुपए का एक शेयर था, तो कितने शेयर थे, 5 लाख शेयर थे। ठीक है, कितने, 5 लाख शेयर थे, 5 लाख थे बच्चों क्या, शेयर। ठीक है, और डिवाइड कितने में था, उनका अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए अंकित मूल्य, 100 रुपए अंकित मूल्य, 100 रुपए अंकित मूल्य था बच्चों। ठीक है, ये हमने देखा, क्या देख लिया हमने इसमें, हमने देखा कि किसकी सिफारिशों में आरबीआई की स्थापना हुई थी, साथ में हमने इसकी पूंजी भी देख ली, प्रारंभिक पूंजी जो कि 5 करोड़ की पूंजी भी थी, डिवाइड कैसे थी, 5 लाख शेयरों में 100 के अंकित मूल्यों में थी। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे बच्चों कि आरबीआई की स्थापना के कुछ समय बाद इसने भारत सरकार से मुद्रा जारी करने का कार्य और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट को नियंत्रण करने की शक्ति संभाली। बच्चों आरबीआई से पहले भारत में क्रेडिट नियंत्रण करने का जो कार्य कर रहा था इंपीरियल बैंक कर रहा था, जिसको हम अब किस नाम से जानते हैं, एसबीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो आरबीआई पहले क्या था हमें पता है, निजी बैंक था, पर कुछ समय तक उसने कार्य किया और कुछ समय बाद उसने जो भारत सरकार है उससे क्या अनुमति ले ली, यहाँ पे भारत में मुद्रा जारी करने की, मुद्रा निर्गमित करने की क्या ले ली थी बच्चों, यहाँ पे वो कार्य ले लिया था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्या ले लिया था, क्रेडिट को नियंत्रण करने की शक्ति ले ली थी। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। अब बच्चों आरबीआई क्या था, निजी बैंक था, अब सारे ही मुख्य कार्य अगर आरबीआई करता तो यहाँ पे सरकार को ये भी डर था कि सारा का सारा लाभ आरबीआई ना ले जाए, तो इसी चक्कर में आरबीआई का क्या किया गया बच्चों, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व की स्थानांतरण अधिनियम 1948 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसके सभी शेयर भारत सरकार द्वारा खरीदे गए थे। क्या कह रहा है ये कि जो एक्ट आया था बच्चों कौन सा था, सार्वजनिक स्वामित्व के स्थानांतरण अधिनियम 1948 के अनुसार क्या हुआ था, 1949 में कब हुआ था राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का, 1949 में हुआ था। और बच्चों इसके सारे शेयर किसने ले लिए थे, भारतीय सरकार ने, किसने ले लिए थे, भारतीय सरकार ने खरीद लिए थे। तो इस तरह बच्चों आरबीआई का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। और यहाँ पे बच्चों हमने देख लिया कि भारतीय रिजर्व बैंक का किस तरह से यहाँ पे उन्होंने मुद्रा के कार्य को, मुद्रा जारी करने के कार्य को लिया, इसी के साथ क्रेडिट का जो कार्य था वो भी प्राप्त कर लिया और उसी के साथ हमने देख लिया बच्चों कि यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किस तरह से हुआ। आगे देखेंगे बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि जैसे हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक है, वैसे प्रत्येक देश में, हर देश में उनका केंद्रीय बैंक होता है, उनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो लगभग हर देश में अपना केंद्रीय बैंक है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में बैंक है बच्चों कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, वैसे ही बच्चों इंग्लैंड में है वो कौन सा, बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ठीक है बच्चों, अगला है अमेरिका। अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है, उनका जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, फेडरल रिजर्व सिस्टम है। ठीक है, फ्रांस में जो बैंक है वो है बैंक ऑफ फ्रांस। वैसे ही बच्चों स्वीडन में है वो क्या है, द रिस्क बैंक, द रिक्स बैंकिंग है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक है, वैसे ही दूसरे देशों में भी क्या है, उनके अलग अलग क्या है बच्चों, केंद्र बैंक है जिनके अलग अलग नाम है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं बच्चों क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। भारतीय रिजर्व बैंक के अगर कार्यों की बात करें तो पहला कार्य क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट जारी करने का
कार्य करता है। यानी नोट जारी करने का एकमात्र जो अधिकार है बच्चों वो किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही। अब भारतीय रिजर्व बैंक बच्चों नोट जारी करेगा तो किस किस के नोट जारी करता है? तो बच्चों यहाँ पे 2 रुपए के नोट से लेके वो 10,000 तक के नोट जारी कर सकता है। हाँ, 10,000 के नोट भी प्रचलन में थे पर उसको कुछ समय बाद क्या किया था? बंद कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो इनके बारे में भी अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से नोट यहाँ पे जारी करता है और कौन कौन से नहीं करता है। अगला है बच्चों कार्य क्या? भारत सरकार का बैंकर। भारत सरकार का क्या है? बैंकर। ये भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। अगला कार्य है बच्चों वाणिज्य बैंकों के नगद भंडार का अभिरक्षक। क्या है? रिजर्व बैंक। ये जो वाणिज्य बैंक है यानी जो व्यावसायिक बैंक है उनके क्या करता है? उनके नगद का भंडार का अभिरक्षक है। क्या करता है? उनकी रक्षा करता है। अगला है बच्चों क्या? देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है कि देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार आ रहा है उसका क्या करता है? ये रक्षा करता है। अगला है बच्चों अंतिम ऋणदाता। जो व्यावसायिक बैंक है और जो वाणिज्य बैंक है उनके क्या है बच्चों? आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। और अगला है बच्चों क्रेडिट नियंत्रण कि आरबीआई क्या करता है बच्चों? किस तरह से साख या क्रेडिट का नियंत्रण करता है। ये सब कार्य किसके हैं बच्चों? आरबीआई के। अब बच्चों इनको एक एक करके देखेंगे कि ये कार्य क्या है और कैसे होते हैं। देखेंगे बच्चों सबसे पहला कार्य है बच्चों क्या? नोट जारी करना कि आरबीआई के पास, सिर्फ आरबीआई के पास ही भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार है बच्चों। यानी सिर्फ नोट कौन जारी कर सकता है? आरबीआई ही कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा नोट और सिक्के जारी करना है, सिवाय 1 रुपए के नोट और सिक्के जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आरबीआई क्या करता है बच्चों? अगर देश की जो मुद्रा है, नोट व सिक्के, वो कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। 1 रुपए को छोड़ के 1 रुपए का जो नोट होता है बच्चों वो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है बच्चों, और अब मैं बता दूं बच्चों कि कौन कौन से नोट जारी कर सकता है आरबीआई। तो बात करें तो 2 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, ठीक है, और बच्चों 10,000 तक के नोट क्या कर सकता है? ये जारी कर सकता है। पर बच्चों ये जारी ऐसे नहीं करता है। कभी भी मन हो गया आरबीआई का तो उस समय छाप के जारी नहीं कर सकता आरबीआई। इन नोटों को जारी करने से पहले या फिर कोई भी मुद्रा जारी करने से पहले क्या किया जाता है? उतने ही अमाउंट में गोल्ड और विदेशी प्रतिभूतियां रखी जाती है। हाँ, कोई भी केंद्रीय बैंक ऐसे ही नोट जारी नहीं कर सकता। उस जितने नोटों की छपाई करनी है उनके अगेंस्ट में क्या रखा जाता है बच्चों? उतने ही मूल्य का गोल्ड और क्या रखा जाता है? विदेशी प्रतिभूतियां रखी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा जारी सभी नोट और सिक्कों के वितरण में एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक ही है। ठीक है बच्चों, अब भारतीय रिजर्व बैंक जो भी नोट जारी करता है उस पे किसके सिग्नेचर होते हैं बच्चों? गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। आपके अगर हाथ में या आपके पॉकेट में भी कोई नोट है तो बच्चों उसमें देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक, और नीचे लिखा हुआ होगा कि मैं वक्ता को 10 रुपए देने का वचन देता हूं, और उसके नीचे बच्चों क्या है? गवर्नर के सिग्नेचर है। अब बच्चों जब तक किसी नोट पे गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो नोट ना मुद्रा नहीं बनेगा। वो नोट क्या? वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रहेगा, वो नोट मुद्रा नहीं बनेगा। ठीक है, तो गवर्नर के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे कि माना जो 1 रुपए का नोट और जो सिक्के हैं उनको निर्गमित कौन करता है? उनको निर्गमित करता है बच्चों कौन? भारत सरकार नहीं, उनका जो है उनको छापता कौन है? भारत सरकार छापती है, पर उसको चलन में कौन लाता है? भारतीय रिजर्व बैंक ही लाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने नोट जारी करना देख लिया। आगे हम देखेंगे बच्चों सरकार के लिए बैंकर। रिजर्व बैंक क्या है बच्चों? सरकार के लिए बैंकर का कार्य करता है। देखते हैं किस तरह से सरकार के लिए बैंकर का कार्य करेगा। तो बच्चों अगर हम बात करें आरबीआई का एक अन्य मुख्य कार्य यह है कि यह सरकार की बैंकिंग जरूरतों का ख्याल रखता है। कि अब बच्चों सरकार को भी बच्चों किसी ना किसी बैंक की जरूरत होती है। जैसे हमें
आम जनता को बैंकों की जरूरत होती है तो हमारे लिए वाणिज्य बैंक है, ठीक है। उसी तरह सरकार अपने जो लेन देन है या बैंकिंग कार्य है वो किसके थ्रू करता है, वो करता है बच्चों किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें तो आरबीआई का एक मुख्य कार्य है कि वो सरकार की जो बैंकिंग जरूरत है उनका क्या रखे, ख्याल रखे, ठीक है बच्चों, जिसमें सरकार की जमा खातों को बनाए रखना, संचालित करना, धन की रसीद एकत्रित करना और भारत सरकार की ओर से भुगतान करना शामिल है। क्या क्या कार्य किए जाते हैं एज अ बैंकिंग के रूप में आरबीआई के, तो बच्चों बात करेंगे कि ये सरकार की जो भी जमाएं हैं उनको क्या करता है, जमा खातों में बनाए रखता है, उनको संचालित करता है, यानी उनको क्या करता है, उनका कार्य करता है, धन की रसीद एकत्रित करता है, ठीक है बच्चों। आगे है भारत सरकार की ओर से भुगतान भी कौन करता है, यहाँ पे आरबीआई ही करता है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सदस्यों के रूप में भारत सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। आरबीआई और क्या करता है बच्चों, अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और बच्चों जो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक है उनके सदस्यों के रूप में क्या करता है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और आपको तो पता ही है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक क्या है, एक विश्व स्तरीय क्या होती है, वित्तीय संस्थाएं हैं जो क्या करती है, जो कि विकासशील या विकसित देशों को मुद्रा की जरूरत होती है उनको मुद्रा कौन प्रोवाइड करवाता है, आईएमएफ और विश्व बैंक प्रोवाइड करवाता है। तो इनके सदस्यों के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है बच्चों, तो हम कहेंगे मैम आरबीआई करता है, ठीक है बच्चों, आरबीआई करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने सरकार के बैंक के रूप में भी जो आरबीआई का जो कार्य है वो देख लिया। अगले कार्यों की तरफ बढ़े तो बच्चों अगला जो कार्य है वो है वाणिज्य बैंकों के नगद भंडार का अभिरक्षक। अभिरक्षक क्या होता है बच्चों, कि जो भंडार होते हैं उनकी क्या करना, रक्षा करना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बात करेंगे वाणिज्य बैंकों का अपनी मौद्रिक नीति में आरबीआई द्वारा तय की गई दर पर नगद भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कि बच्चों अगर हम बात करें तो सभी बैंकों के ऊपर कौन सा बैंक है, सभी बैंकों के ऊपर कौन सा बैंक है बच्चों, आरबीआई है। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है उसको फॉलो कौन करते हैं, सारे ही बैंक उसको फॉलो करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो वाणिज्य बैंकों के जो कोष होते हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व भी किसका होता है, आरबीआई का होता है। तो बच्चों यहाँ कहेंगे कि आरबीआई क्या करता है कि जो भी मौद्रिक नीति बनाता है उनको मानना किसके लिए जरूरी है, वाणिज्य बैंकों को मानना जरूरी है। यानी जो आरबीआई दर तय कर देगा उसको वाणिज्य बैंक यहाँ पे मानने के लिए क्या होंगे, यहाँ पे मानने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार होंगे, ठीक है बच्चों। आगे और बच्चों ये जो दर बनाई जाती है वो किसके लिए, नगद भंडार बनाए रखने की जो आवश्यकता है इसके लिए करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो मौद्रिक नीति होती है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें रेपो रेट, बैंक रेट, महंगाई सब कुछ देखेंगे क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा कि वाणिज्य बैंक नगद भंडारों का अभिरक्षक कैसे है। आगे देखेंगे बच्चों कि विदेशी मुद्रा का भंडार का अभिरक्षक आरबीआई जो होता है बच्चों वो क्या होता है कि जो विदेशी मुद्रा है, जैसे हमारे देश में भी कितना ही निर्यात होता होगा, कितना ही आयात होता होगा। अब बच्चों हमारे देश में जैसे आयात हो रहा है, हमने यूएस से आयात किया है, कोई वस्तु यूएस से आयात की है, तो बच्चों क्या हम उनको रुपए में पे करेंगे, नहीं, हम उनको पे कैसे करेंगे, हम उनको बच्चों डॉलर में पे करेंगे। जैसे अब सिंपल सी बात है, हमने क्या करा, हमने कोई वस्तु खरीदी तो बच्चों सिंपल सी बात है कि हम उनको डॉलर में क्या करेंगे, पे करेंगे। तो बच्चों ये जो विदेशी भंडार है इसका रक्षक कौन होता है, और बच्चों ये जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा कैसे आती है और कौन इनका ध्यान रखता है, तो बच्चों वो कौन रखता है, आरबीआई ही रखता है, ठीक है बच्चों। तो आरबीआई एक ऐसा अन्य महत्वपूर्ण कार्य विदेशी मुद्राओं का भंडार बनाए रखना है जो कि आरबीआई को किसी भी संकट की स्थिति में निपटाने में सक्षम बनाता है। आरबीआई क्या करता है बच्चों, एक विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है, उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। और ये कार्य क्यों होता है, ताकि जब भी संकट की स्थिति आए उससे निपटने के लिए आरबीआई क्या हो, हमेशा क्या हो बच्चों, हमेशा सावधान रहे, हमेशा सक्षम रहे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देख लिए बच्चों 4 कार्य। आगे देखेंगे
अगला कार्य जो है बच्चों वो है अंतिम ऋणदाता का, कि आरबीआई क्या है बच्चों, आरबीआई अंतिम ऋणदाता है। जब सारे बैंक निराश हो जाते हैं, जब मंदी में होते हैं, तो सब कहाँ जाते हैं बच्चों, आरबीआई के पास ही जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे अंतिम ऋणदाता के रूप में जो कार्य होता है आरबीआई का किस तरह से होता है ये देखेंगे। तो बच्चों आरबीआई को बैंकों के बैंकर्स के रूप में माना जाता है। आरबीआई भारत में सभी वाणिज्य बैंकों के लिए एक अभिभावक के रूप में कार्य करता है। बच्चों अभिभावक क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। जैसे हमारे अभिभावक क्या है, हमारे मम्मी पापा है, वैसे ही सारे वाणिज्य बैंकों का अभिभावक कौन है, यानी मम्मी पापा कौन है, वो है बच्चों आरबीआई। अब आरबीआई कैसे है, तो वो इसलिए है कि ये बैंकों के बैंकर्स के रूप में कार्य करता है, यानी सबसे बड़ा बैंक है हमारा कौन सा, आरबीआई, और ये सभी बैंकों का क्या है बच्चों, बैंकर है। ठीक है, आरबीआई भारत के सभी वाणिज्य बैंकों के लिए अभिभावक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जब बैंक संकट की स्थिति में होते हैं तो यह सभी बैंकों के लिए अंतिम उपाय का ऋणदाता बन जाता है। जब भारत के सारे ही बैंक क्या हो बच्चों, संकट की स्थिति में हो, तो उस समय आरबीआई क्या बनता है, सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में या अंतिम उपाय का क्या बनता है, यहाँ पे ऋणदाता बन जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे, आरबीआई उन्हें पैसे उधार देकर मदद करता है, हालांकि उच्च आरओआई, ठीक है, एक सेकेंड, उच्च आरओआई पर, ठीक है, पर वित्तीय कठिनाइयों से गुजरने के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आरबीआई कैसे कार्य करता है, यहाँ पे आरबीआई क्या करता है बच्चों, जो संकट की स्थिति से जो जूझ रहे हैं वाणिज्य बैंक, उनको क्या करता है, यहाँ पे उधार देता है। बल्कि हालांकि ये जो उधार होता है बच्चों वो उच्च आरओआई यानी कि उच्च इंटरेस्ट रेट पे होता है, पर कोई बात नहीं, इस ऋण से क्या होता है, जो दूसरे जो बैंक है, जो वाणिज्य बैंक है, उनको जो कठिनाइयां आ रही है, जो वो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह जो आरबीआई है वो अंतिम ऋणदाता के रूप में और अभिभावक के रूप में कार्य करता है। आगे देखेंगे बच्चों, क्रेडिट नियंत्रण, एक मुख्य कार्य आरबीआई का ये भी है कि वो क्रेडिट नियंत्रण करके रखे। अब किस तरह से करता है ये देखते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें, आरबीआई भारत सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा बनाए गए क्रेडिट को नियंत्रण करता है, कि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम क्या करता है बच्चों, क्रेडिट देता है। ठीक है, उसको नियंत्रण करने का कार्य किसका है बच्चों, आरबीआई का है। ठीक है, वो कैसे, कि सरकार की जो आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार, कि सरकार कैसा चाहती है अर्थव्यवस्था में कार्य करना, वो प्राथमिकताओं के अनुसार क्या किया जाता है, भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा जो क्रेडिट जो सिस्टम चला रखा है उस पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है बच्चों, आरबीआई करता है। और क्रेडिट कैसे होती है, क्रेडिट जो भारत में कैसे मुद्रा का सर्जन होता है या क्रेडिट क्रिएशन होता है, ये बच्चों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मुद्रा और बैंकिंग में। अगर आपको भी जानना है तो बच्चों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप समझ पाएंगे कि बच्चों किस तरह से भारत में मुद्रा का यहाँ पे क्या होता है, साख का क्या होता है, सर्जन होता है, या फिर मुद्रा का सर्जन होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे कि आरबीआई बाजार में धन के प्रवाह को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, आरबीआई बाजार में यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें धन के प्रवाह को यानी फ्लो को, क्या है प्रवाह यानी फ्लो, धन का जो प्रवाह यानी मुद्रा का जो प्रवाह है उसके फ्लो को नियंत्रण और विनियमित करने के लिए क्या करता है बच्चों, मात्रात्मक और गुणात्मक जो उपाय है उनको लगाता है। अब मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय क्या है, इनके बारे में भी हम समझेंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, इन्हें विनियमित अंतराल पर मौद्रिक नीतियों की घोषणा करके क्रियान्वित किया जाता है। अब बच्चों जो मात्रात्मक और गुणात्मक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपाय है, उनको कैसे लगाया जाता है, तो बच्चों मौद्रिक नीति की जो घोषणा होती है जो कि आरबीआई करता है, उनमें इनको क्रियान्वित किया जाता है, उनमें इनको बदला जाता है जैसी अर्थव्यवस्था की स्थिति है उनके अनुसार। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, मौद्रिक नीति के ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन शामिल है। भारत का केंद्रीय बैंक तरलता, मुद्रास्फीति और खपत जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा आपूर्ति में बदलाव करता है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि मौद्रिक नीति में क्या क्या डिसाइड होता है, ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन शामिल है, कि ब्याज दरें क्या होगी और मुद्रा की जो आपूर्ति है यानी मनी जो सप्लाई है वो किस तरह से होंगी। ठीक है बच्चों, भारत का
केंद्र बैंक तरलता यानी लिक्विडिटी, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, खपत यानी कंजप्शन जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा आपूर्ति में क्या करता है, बदलाव करता रहता है, यानी ब्याज दरों को ऊपर नीचे करता रहता है। उसी के अलावा बच्चों क्या करता रहता है, ये मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंधन भी करता है। आगे हम देखेंगे बच्चों इसमें मात्रात्मक विधि पे चर्चा करते हैं। बच्चों हमने देखा था कि केंद्र बैंक क्या करता है, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी नीतियां लेके आता है, मात्रात्मक नीति और बच्चों क्या, मात्रात्मक विधि और बच्चों गुणात्मक विधि। अब बच्चों देखते हैं मात्रात्मक विधि में क्या क्या शामिल है और गुणात्मक विधि में क्या क्या शामिल है। तो बच्चों अगर हम बात करें मात्रात्मक विधि की, ठीक है, मात्रात्मक विधि में क्या क्या शामिल है बच्चों, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, वैधानिकता तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात। क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं, देखते हैं। पहला है बच्चों बैंक दर। बैंक दर क्या होता है बच्चों, बैंक दर जिसे छूट दर के रूप में भी जाना जाता है, वाणिज्य बैंकों द्वारा केंद्र बैंक से ऋण या पुनर्वितरण पर देय दर है। सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी वाणिज्य बैंकों को क्या होती है, पैसों की जरूरत होती है, ऋण की जरूरत होती है, वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। और बच्चों बैंक दर क्या है, बैंक दर वह दर है जिस पे आरबीआई क्या करता है, वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि वाणिज्य बैंक क्या करता है, ऋण लेने के किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास। और आरबीआई क्या करता है, जिस दर पर देता है जिस दर पर ऋण देता है वाणिज्य बैंकों को, ये क्या कहलाएगा बच्चों, बैंक दर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, बैंक दर क्लियर है। सेकंड है बच्चों खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया क्या होती है बच्चों कि आरबीआई क्या करता है, मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करता है कि सरकारी जो प्रतिभूतियां है उसको खुले बाजार से क्रय करता है और विक्रय करता है। और यही क्या बच्चों खुले बाजार की क्रियाएं हैं। तो बच्चों बात करें खुले बाजार के संचलन से तात्पर्य केंद्र बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीदने से है। कि बच्चों यहाँ पे खुले बाजार की क्रिया क्या हो गई कि सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं उनको खरीद कौन रहा है, आरबीआई खरीद रहा है। किसके थ्रू, वाणिज्य बैंकों के लिए। ठीक है, वाणिज्य बैंकों के थ्रू क्या कर रहा है, बिक्री और खरीद कर रहा है। किसकी, यहाँ पे खुले बाजार, यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों की। ठीक है बच्चों, खुले बाजार की क्रिया पूरी हुई। अगला है बच्चों वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR। ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे बैंक की जो जमाएं हैं उसमें आरबीआई ने निर्धारित कर रखा है, सभी बैंकों को कह रखा है कि बैंक की जो जमाएं हैं उसमें से कुछ जो अनुपात है वो क्या करेंगे, सभी बैंक एक कोष बना के रखेंगे और उस कोष को क्या कहते हैं बच्चों, वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये कोष क्यों रखा जाता है, ताकि जो लोग मांग करें अपनी जमाओं की तो उनको बैंक हाथों हाथ दे सके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बात करेंगे वैधानिक तरलता अनुपात कुल जमाओं के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसे वाणिज्य बैंकों को तरल रूप में अपने पास रखना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा है, क्या है कि वैधानिक तरलता अनुपात कुल जमाओं के उस अनुपात को, ठीक है, कुल जमाओं के उस अनुपात या रेशो को संदर्भित करता है जिसे क्या करता है, वाणिज्य बैंक तरल रूप से क्या करता है, वाणिज्य बैंकों को तरल रूप से अपने पास रखना होता है। अब ये क्यों रखना होता है, आखिर क्यों रखना होता है, वो इसलिए रखना होता है कि जब भी मांग हो, जैसे कि लोग क्या करते हैं बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं, अब लोग कभी भी मांग कर सकते हैं, तो जब मांग करें लोग उस पैसे की तो बैंक यहाँ उनको जल्दी से निपटान कर दे, इसीलिए ये कोष रखा जाता है। ठीक है बच्चों, और अभी की बात करें तो प्रेजेंटली इसकी रेट क्या है बच्चों, 18% है। 18% यानी अगर आपने 100 रुपए अपने अकाउंट में जमा कराए हैं तो उसका 18% यानी 18 रुपए किस में चला जाएगा, SLR में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, आगे है हमारा क्या, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, कैश रिजर्व रेशो। CRR क्या है बच्चों, यहाँ पे जैसे हमने SLR में देखा था कि सभी बैंक अपने पास एक कोष बना के रखेंगे, ठीक है, वैसे ही CRR में क्या होता है बच्चों कि बैंक यहाँ पे जो उनकी जमाएं हैं उसका एक भाग या कुछ अनुपात क्या करता है, आरबीआई के पास जमा करके रखता है और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, CRR कहते हैं। तो देखेंगे बच्चों, नगद आरक्षित अनुपात कुल जमाओं के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसे वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। क्या कहता है, सिंपल सी बात है
कि यहाँ पे कुल जमाओं के उस अनुपात से, वाणिज्य बैंकों के कुल जमाओं के उस अनुपात से हैं जिसे वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है, और उसको क्या कहा जाता है बच्चों, CRR कहा जाता है। और इसका प्रतिशत कितना है बच्चों, 4%, 4% है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने मात्रात्मक विधि देख ली है। अब एक बार चर्चा कर लेते हैं बच्चों गुणात्मक विधि पे। तो बच्चों अगर गुणात्मक विधि के बारे में कहें तो पहले बात करते हैं गुणात्मक विधि में मार्जिन आवश्यकता। क्या है बच्चों, मार्जिन आवश्यकता, या फिर हम इसको कहें सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता बच्चों, मार्जिन आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता हो गई। इसके अलावा है बच्चों क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, इसके अलावा है उपभोक्ता ऋण का विनिमय और बच्चों है नैतिक अनुनय। क्या होता है, पहली बात करेंगे हम बच्चों की इसमें मार्जिन आवश्यकता पर, यानी सीमांत आवश्यकता। बच्चों आपने भी देखा होगा कभी भी बैंक ऐसे ही ऋण नहीं देता है। जब भी बैंक ऋण देता है तो उसके अगेंस्ट में क्या रखता है बच्चों, कोई भी प्रतिभूति या संपत्ति रखी जाती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो प्रतिभूति या संपत्ति का मूल्य है उस मूल्य से हमेशा क्या मिलता है, कम का ही लोन मिलता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये हमेशा हर बैंक अपनाता है। जैसे कोई भी परिसंपत्ति क्या है बच्चों, जैसे कोई भी परिसंपत्ति या भवन क्या है बच्चों, 1 लाख का है। कोई भी भवन क्या है बच्चों, 1 लाख का है, तो इस भवन पे जो 1 लाख की कीमत का जो भवन है उस पे क्या मिलता है बच्चों, कम ऋण मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, इस भवन पे क्या मिलेगा, इस भवन की जो कीमत है उससे सदैव कम का ऋण मिलता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि आपको ऋण की आवश्यकता है और आपको बैंक ने कहा है कि आप इस ऋण के लिए क्या अगेंस्ट में रखोगे, तो आपको क्या कहा बैंक ने, आपने कहा बैंक को कि मेरे पास 1 लाख का घर है, मैं उसको ऋण यहाँ पे गिरवी रखूंगा। ठीक है, तो बच्चों 1 लाख की कीमत है उस घर की, पर आपको एक्चुअल में कितना ऋण मिलेगा, आपको मान लेते हैं 90,000 का ही ऋण मिला। 90,000 का क्या मिला बच्चों, ऋण मिला। तो बच्चों यहाँ पे जो ऋण की अमाउंट है और जो हमारी संपत्ति का जो मूल्य है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है बच्चों, वो क्या है बच्चों, मार्जिन आवश्यकता है। यानी क्या है, ये मार्जिन आवश्यकता। अब बैंक ऐसा क्यों करता है, आखिर हमारी जितनी वैल्यू की हमारी यहाँ पे संपत्ति है उतना हमें ऋण क्यों नहीं दिया जाता। वो इसलिए नहीं दिया जाता है बच्चों क्योंकि समय के साथ साथ परिसंपत्तियां का मूल्य भी क्या होता है बच्चों, कम होने लगता है। और बाई चांस अगर कोई ऋण का पेमेंट ना करे तो यहाँ पे बैंक क्या कर सकता है, उस परिसंपत्ति को बेच के अपने ऋण को यहाँ पे क्या कर सकता है, ऋण की रिकवरी कर सकता है। तो बच्चों ये हो गया क्या, मार्जिनल आवश्यकता। ठीक है, मार्जिन आवश्यकता यानी सीमांत आवश्यकता हमने यहाँ पे देख लिया। अगला है बच्चों क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे बैंकों द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है उसमें जो दर है उसका भी यहाँ पे कितनी दर होगी इसका निर्धारित पे कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग कभी भी दर को नीचा कर सकता है, कभी भी दर को क्या कर सकता है, ऊपर कर सकता है। तो बच्चों क्रेडिट राशनिंग हो गया। अगला है बच्चों उपभोक्ता ऋण का विनिमय। जो उपभोक्ता ऋण जो होते हैं उनकी दरों का विनिमय भी कौन करता है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। अगला है बच्चों नैतिक अनुनय। यानी नैतिक अनुनय में क्या हुआ बच्चों कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक को लगता है कि कोई बैंक ढंग से कार्य नहीं कर रहा या फिर उसके बताए हुए दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं करता है तो उस पे भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर सकता है, यहाँ पे कठोर कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा जो नियम और कायदे जहाँ पे आरबीआई ने फिक्स कर रखे उनको यहाँ पे सभी वाणिज्य बैंक मानने के लिए क्या होते हैं बच्चों, अधिकृत होते हैं। यानी सारे ही बैंकों को आरबीआई द्वारा जो दर निर्धारित की गई है या नियम कायदे बनाए गए हैं उनको यहाँ मानना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिए गुणात्मक विधि के बारे में भी देख लिया और रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं वो भी देख लिए। बच्चों यहाँ पे हमने आरबीआई के लगभग सभी चीज़ें समझ ली हैं, जिसमें हमने देखा कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, उसी के साथ आरबीआई की स्थापना के साथ साथ हमने इनके कार्यों पे भी चर्चा कर ली। अब बच्चों अगली जो क्लास होगी आरबीआई से रिलेटेड उसमें हम देखेंगे कि आरबीआई का मैनेजमेंट किस तरह से होता है। तो बच्चों उसके लिए वेट करना होगा आपको, जब भी वीडियो आएगी आपको बता दिया जाएगा। तब ठीक है बच्चों, तो अभी तक किसी भी बच्चे ने अड्डा 24/7 का जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से क्या करो, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आपको बच्चों टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके लिए बच्चों अड्डा 24/7 लेके आया एक व्हाट्सएप ग्रुप जिससे जुड़ के आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों,
आगे हम देखेंगे। तो बच्चों अभी तक किसी बच्चे ने अड्डा 24/7 के क्लास 11 12 जेई नीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से ही मिलेंगे आपको क्या आने वाले सारे ही सेशन के नोटिफिकेशन। ठीक है बच्चों, सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपको बच्चों ये आरबीआई का जो स्पेशल सेशन हमारा है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक क्या करो, खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो, पर हाँ पढ़ाई करना मत छोड़ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले स्पेशल सेशन में। तब तक के लिए बाय 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 टू यू ऑल। बाय बच्चा पार्टी, बाय।